नमस्कार साथियों। नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रणजीत सिकंदर इसी कड़ी में एक और कक्षा एक और श्रृंखला से स्टार्ट हो कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले अपने आपके लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। आप सभी ने नानक क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी। नानक क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी। तो नानक क्लासेज ऐप में आप जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट जो लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री कर रहा हो या फिर मेन की तैयारी कर रहा हो, वो ध्यान दें। उन्होंने नानक क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कर रखा होगा। रीट प्री के विद्यार्थी या मेन के विद्यार्थी, उनके लिए एक डबल बेनिफिट ऑफर, डबल नहीं ट्रिपल ही है, ये ट्रिपल बेनिफिट ऑफर लेकर आए हैं। वो क्या ऑफर है, यहाँ देखिएगा। आपके लिए एक रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स लॉन्च किया गया उस ऐप में। रीट के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। वो कोर्स नाम मात्र शुल्क में है। उसमें आपको ट्रिपल बेनिफिट ये मिलने वाला है कि रीट प्री की सारी क्लासेज मिलने वाली हैं, जिसमें हिंदी मैं करवाऊंगा ही। मेरी क्लासेज आपको हिंदी की मिलेंगी, वहाँ पे हिंदी की मेरी क्लासेज मिलेंगी। रीट प्री की क्लासेज जो होंगी सारी की सारी पूर्ण सिलेबस पर आधारित ये एक हमारा कोर्स है। उसके बाद में रीट मेंस की क्लासें भी मिलेंगी और रीट मेंस का भी सिलेबस आपको पूरा का पूरा वहाँ करवाया जाएगा। और इसके साथ ही रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको वहीं मिलेगी। और रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज के के साथ साथ आपको वहाँ जो मिलने वाला बेनिफिट है वो मिलेगा पीडीएफ। पैनल की पीडीएफ होगी या कोई भी अदर मैटर की जो पीडीएफ होगी वो भी वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। तो देखिए, नाम मात्र सिर्फ 999 रुपए के शुल्क में आपको क्या क्या मिलने वाला है। रीट प्री और मेंस की क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ रिवीजन भी मिलेगा, टेस्ट भी रिवीजन करने के लिए आपको पीडीएफ, जो पैनल पीडीएफ भी होगी, अदर पीडीएफ भी होगी, और टेस्ट सीरीज भी होगी उसमें। तो मेरे साथ लग जाइए आप। इस टेस्ट सीरीज के साथ, इस कोर्स के साथ जुड़िए। नानक क्लासेज ऐप आज ही इंस्टॉल प्ले स्टोर से कर लीजिए। और इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको ट्रिपल बेनिफिट आपके सामने है। जो भी बच्चे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए सुनहरा अवसर यही है कि आप प्री और मेंस के पूर्ण सिलेबस पर आधारित इस कोर्स को परचेज कीजिए और इसमें ट्रिपल बेनिफिट देख लीजिए आप। रीड प्री की क्लासेज, मेंस की क्लासेज, रिवीजन और टेस्ट सब कुछ साथ में दिया जाएगा। तो आप आज ही ये क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो चलो अब हम उसमें देख लेते हैं कि कल आपने जो पढ़ा कल अपने जो पढ़ा था वो थे व्यंजन। आज की क्लास की शुरुआत हो गई है। वो थे व्यंजन। व्यंजन पढ़े थे, परिभाषा पढ़ ली थी व्यंजनों की, और व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने ये देखा कि व्यंजनों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया। मैंने कितने प्रकार से किया? तीन प्रकार से किया। और तीन प्रकार में मैंने सबसे पहले आपको व्यंजन बताए थे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। दूसरा जो प्रकार बताया था, इनकी संख्या जो मैंने बताई थी वो बताई थी 25। दूसरा जो मैंने प्रकार बताया था वो बताया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी जो संख्या बताई थी मैंने वो बताई थी आपको 4। और लास्ट जो प्रकार बताया था वो बताया था ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, इनकी जो संख्या बताई थी वो बताई थी कितनी? 4। तो टोटल हमारे व्यंजनों की संख्या थी 33। ये तीन प्रकार थे, तीन भेद थे व्यंजनों के। उसके अलावा मैंने बताया था मैं अन्य भेदों के बारे में चर्चा करूंगा। अन्य भेदों के बारे में चर्चा करूंगा तो पहले इन्हीं 33 व्यंजनों को यहाँ इधर लिख रहा हूँ। इन्हीं 33 व्यंजनों को एक बार लिख लूँ नए पेज पे। 33 व्यंजनों को लिख लूँ और उसके बाद में उसी में से मैं आपको प्रकार छांट के बताऊंगा, प्रकार अलग करेंगे। जैसे मैं व्यंजन लिखना शुरुआत कर रहा हूँ, देखो मैं स्पर्श व्यंजन में कै वर्ग लिख रहा हूँ, कै ख ग ग अंग, ये लो। उसके बाद में चै वर्ग आ जाएगा। उसके बाद में टै वर्ग आ जाएगा। उसके बाद में तै वर्ग। उसके बाद में पै वर्ग। के बाद में ये आगे अंतस्थ और ये आगे ऊष्मीय। ये आगे ऊष्मीय। ये 33 व्यंजन हमारे लिख दिए हैं मैंने। चलिए एक एक करके एक नया वर्गीकरण यानी नए सिरे से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ आने वाली है। सबसे पहले
सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने 3 प्रकार पहले से बता चुका हूँ और अब मैं बताना चाह रहा हूँ इन्हीं व्यंजनों में कुछ नाम हैं, कुछ व्यंजन विशेष कहलाते हैं किसी नाम से, जैसे प्रकम्पित है, लुंठित है, कुछ ना कुछ विशेषता रखते हैं, उसके आधार पे इनके नाम भी विशेष हैं थोड़े से। चलिए इन्हीं व्यंजनों में कुछ छांटता हूँ मैं, जैसे ध्यान दीजिए, एक लिख रहा हूँ स्पर्शी व्यंजन। देखो स्पर्श अलग बात है और स्पर्शी व्यंजन अलग बात है। स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग प्रत्येक वर्ग के शुरू के 4 वर्ण जय वर्ग को छोड़कर, जय वर्ग को छोड़कर शुरू के जो 4 वर्ण होंगे वो स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। ध्यान दीजिए, स्पर्श तो ये सारे ही हैं, स्पर्श तो ये सारे ही हैं, कै से लेके पै तक ये सारे स्पर्श या वर्गीय व्यंजन हैं, जिनकी संख्या मैंने 25 बताई थी, प्रत्येक वर्ग में 5 बताए थे। ठीक है, ये स्पर्श तो है ही हैं, लेकिन आपसे कोई पूछा जाए स्पर्शी कौन से हैं, तो उस स्थिति में आप प्रत्येक वर्ग के शुरू के 4 अक्षर उठाओगे और कौन से को छोड़ोगे, च वर्ग को छोड़ोगे। ये हमारा पहला स्पर्शी व्यंजन का प्रकार हो गया है कंप्लीट। चलिए दूसरी बात करते हैं, नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन, ये तो पता लग ही गया होगा नासिकीय व्यंजन किसे कहते हैं। मैं परिभाषा पे कम चर्चा करूंगा, क्योंकि परिभाषा जिसकी इंपॉर्टेंट है उसी की बताऊंगा, वरना मैं उसकी तो लिख ही दूंगा, उस लिखने के बाद यहाँ जिसकी इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी सिर्फ बता दूंगा, लिखूंगा नहीं। नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, चलिए नासिकीय जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं, ये वाले जो 4 हैं, ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं, इन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा वर्ण है, लिख देता हूं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण क्या कहलाता है, नासिकीय कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है, नासिकीय कहलाता है। जैसे ङ, न, ण, न और मैं, ये जो 5 वर्ण हैं ये नासिकीय हो जाएंगे। स्पर्शी हो गए। मैंने मूलतः आपको 3 वेद बताए थे, पहले बता देता हूँ, स्पर्श बताया था, अंतस्थ बताया था, ऊष्मीय बताया था। तो संख्या तो 33 ही वही बन चुकी है, लेकिन इनमें से कुछ मैं अलग नाम दे रहा हूँ, अलग विशेषता रखने वालों के नाम अलग हैं। ये नासिकीय क्योंकि नाक से बोले जाते हैं। चलिए 3 नंबर और लिखता हूँ, 3 नंबर मैंने लिखा संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो संघर्ष करते हुए बाहर आते हैं, यानी जिनको बोलते समय हमारे मुख में हवा को संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कहाँ करना पड़ता है, मैं आपको बताऊं, जब मैंने ऊष्मीय बताया था ना, उस स्थिति में मैंने ये बताया था कि जब भी ऊष्मीय वर्णों का उच्चारण होता है, उसमें अपने हवा को घर्षण महसूस होता है, हवा घर्षण करते हुए बाहर आती है, और घर्षण करेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ऊष्मीय हवा बाहर आएगी, और ऊष्मीय यानी गर्म हवा बाहर आएगी, तो उन्हें ऊष्मीय वर्ण कहते हैं। जैसे ये वाले श से है, हवा ने घर्षण किया, गर्म वायु बाहर आई, इसलिए इनका नाम ऊष्मीय हुआ। अच्छा, जब हवा घर्षण करेगी तो हमारे मुख में क्या संघर्ष नहीं होगा, होगा, तो इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन का ही दूसरा नाम क्या होगा, ऊष्मीय वर्ण। इसी का दूसरा नाम होता है ऊष्मीय वर्ण। तो ध्यान दीजिए, ऊष्मीय वर्ण और संघर्षी वर्ण एक ही बात है, लिख सकते हैं आप से और है। ये 4 जो हैं ये क्या कहलाते हैं, स्पर्शी, संघर्षी या ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। चलिए चौथे टाइप के तरफ बढ़ते हैं। एक मैं लिखता हूं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए। इन पे चर्चा करते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है स्पर्श व्यंजनों में ऐसा कोई है जो थोड़ा बहुत संघर्ष करता हो। स्पर्श व्यंजन ये वाले होते हैं, और इनमें थोड़ा बहुत जो संघर्ष होता है वो इनमें होता है, इस लाइन में संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में लिख सकता हूँ कि च वर्ग जो होता है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन का होता है। च वर्ग जो है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन का होता है। चलिए 5 नंबर, च छ जय जय ण, इनको बोलोगे तो हो सकता है, ये तो है संघर्षी और ये है स्पर्श संघर्षी, इन्हें ही कहते हैं ऊष्मीय, ये तो हो ही गया, ठीक है। ऊष्मीय को ही कहते हैं संघर्षी, और स्पर्श संघर्षी का मतलब होता है च वर्ग। ठीक है, उसके बाद में मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, लुंठित या लोडित वर्ण।
लुंठित या लोडित, या इसे ही कहते हैं परकंपित वर्ण। परकंपित वर्ण, चलिए इसको ध्यान दें। लुंठित या लोडित वर्ण या प्रकंपित किसे कहेंगे वो सुनो। यहां देखिए, रे एक ऐसी ध्वनि होती है, रे, जिसमें जीभ को लुंठा, लुंठा का मतलब होता है कंपन महसूस होता है। कंपन, जीभ में कंपन, आगे वाले पॉइंट पे जीभ पे कंपन होगा, लुंठा महसूस होगी, तो इसे कहते हैं लोडित। जैसे ऐसा लग रहा है कि लुंठा या कंपन महसूस हुआ, जीभ सिकुड़ गई है आगे से, इस टाइप से अपने को महसूस होता है किसमें, रे वर्ण के उच्चारण में। तो आप बोल के देख सकते हैं, रे, कितना कंपन हुआ जीभ के आगे वाले पॉइंट में, ये मूर्धन्य है, मुसुड़ों के पास जीभ को रखिए और फिर रे बोलिए, रे, तो कंपन हुआ कि नहीं हुआ, इसे कहते हैं रे। तो ध्यान दीजिए, जो लुंठित या प्रकंपित लिखूंगा उसमें अपने क्या लिखेंगे, रे वर्ण लिखेंगे। रे वर्ण, रे वर्ण क्या है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन होता है। रे, रे वर्ण लुंठित या प्रकंपित की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रकार लिख रहा हूं, यहाँ पे 6 नंबर लिख देता हूं। एक का नाम आएगा पार्श्विक व्यंजन, एक का नाम आएगा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है, पार्श्विक व्यंजन का मतलब होता है कि एक लय ऐसी ध्वनि होती है जिसको आप उच्चारण करोगे ना, लय, लय, तो ये जो जीभ होती है ना, इसके साइडों से हवा बाहर आती है, यूं, इसके साइडों से हवा बाहर आती है, और साइड को कहते हैं पार्श्व भाग। क्या कहते हैं, पार्श्व भाग। तो ध्यान दीजिए, जब भी लय का उच्चारण होता है तो जीभ के साइड, पार्श्व वाले भाग से हवा बाहर आएगी, इसलिए लय जो ध्वनि होती है, लय जो ध्वनि होती है, ये क्या होती है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, पार्श्विक ध्वनि है लय। यहाँ लिखूंगा लय, लय एक ऐसी ध्वनि है जो क्या है, पार्श्विक है। लय एक ऐसी ध्वनि है जो क्या है, पार्श्विक है। चलिए 6 बता दिए हैं, कुछ और बताता हूं। स्पर्शी आपने देख लिया कौन से होते हैं, नासिकीय देख लिया, उसके बाद अब आपने देख लिया क्या, संघर्षी देख लिया है, स्पर्श संघर्षी देख लिया है, लुंठित लोडित प्रकंपित देख लिया है, पार्श्विक व्यंजन देख लिया है। इन सभी को देखने के बाद चलिए कुछ और वर्गीकरण लेता हूँ। 7 नंबर वर्गीकरण ले रहा हूँ, 7 नंबर में लिख रहा हूँ, दीजिए 7 नंबर। एक नाम आएगा जिसका नाम है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, या इसी को कहते हैं ताड़नजात, या इसी को कहते हैं द्विगुण, या इसी को कहते हैं द्विस्पृष्ट व्यंजन। इसके इतने नाम हैं, कोई भी पेपर में पूछ ले, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुण किसे कहते हैं, द्विगुण किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो द्विगुण है, द्विगुण, द्विगुण कह दो, ताड़नजात कह दो, उत्क्षिप्त कह दो, द्विस्पृष्ट कह दो, बात एक ही है। कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए, मैं एक टय वर्ग लिख रहा हूँ, टय, ठय, टय, टय, ण। इस वर्ग को गौर से देखिए, ये हमारा होता है टय वर्ग। इसमें इन दो को पकड़ो, इन दो को, और बाहर निकालो, ये लो, ये लो, ठीक है। अभी तक यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, लेकिन लेकिन कुछ हिंदी में दो वर्ण ऐसे जोड़े गए जिनके नीचे इस प्रकार से नुक्ता चिन्ह था, बिंदी थी, नुक्ता नहीं कहता, बिंदी है, ये द्विस्पृष्ट की बिंदी है, ठीक है, नुक्ता एक अलग चीज है। तो इनके नीचे इस प्रकार की बिंदी है, जब भी इनका उच्चारण करोगे, मैं चारों को एक साथ लिख के देखता हूं, ये लो सर, ये लो सर, उसके बाद में ये लीजिए, अब इनको देखो गौर से, यहां मैं इनको पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, डे, ढे, अढे, अढे, क्या फर्क महसूस हुआ, डे, ढे, अढे, अढे, डे, ढे, अढे, अढे। इसका मतलब इन दोनों वर्णों के उच्चारण में अपने को ऐसा लगा जैसे जीभ ने इनको फेंक दिया हो बाहर की तरफ, जीभ ने फेंक दिया हो,
यानी मुख से फेंक दिए गए ये, और फेंकने को कहते हैं क्या? उत्क्षिप्त। फेंकने को क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब होते हैं फेंके जाने वाले। ऐसे वर्ण जिनको हमारे मुख से फेंक दिया जाता है, ऐसे प्रतीत होता है जैसे मुख से फेंक दिए गए हैं। ये जो ध्वनियां हैं, ये तो है सामान्य ध्वनियां ट वर्ग की, लेकिन ये जो हैं ये हिंदी में और एक्स्ट्रा से जोड़े गए हैं, ध्यान रखना। ये इनके अलावा हैं, तो इनको गिनती में इनके अलावा ही रखूंगा, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं उत्क्षिप्त। और ये दो एक्स्ट्रा से जोड़े गए जो अतिरिक्त हैं वर्ण, इनको जोड़ा गया। ये ध्यान रखना, इनमें और इनमें बहुत फर्क है। ये अपने मूलतः हिंदी में शामिल थे, ये बाद में आए थे, ठीक है। इन्हें ही द्विस्पृष्ट कहते हैं, द्विगुण कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं और उत्क्षिप्त कहते हैं। तो उत्क्षिप्त वर्णों के बारे में परिभाषा लिख सकता हूं मैं। उत्क्षिप्त वर्णों के बारे में क्या परिभाषा लिखूंगा? इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। क्या? कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में, ऐसी ध्वनियां ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि उनको जीभ द्वारा मुख से बाहर फेंक दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इनको मुख से बाहर फेंक दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि इनको मुख से बाहर कर फेंक दिया हो। ये तो थे अपने सामान्य हिंदी में शामिल ही थे, टै वाली लाइन में, ठीक है, टै वर्ग के थे, लेकिन इनके नीचे क्या बिंदी लगी होगी, इन्हें ही कहेंगे उत्क्षिप्त या ताड़नजात। ये अलग से दो शामिल हुए हैं, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, ठीक है। उसके बाद में चलिए 8 नंबर एक और प्रकार पढ़ता हूं, जिनका नाम है क्या? संयुक्ताक्षर। जिनका नाम है क्या? संयुक्ताक्षर। इनको ध्यान से देखना। हिंदी में शुरू के 25 स्पर्श 4 ऊष्मीय, 25 स्पर्श 4 अंतस्थ 4 ऊष्मीय। इसके अलावा आपने कभी छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे क्षय, क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, और एक और पढ़ा होगा श्रेय। इनको पढ़ा है गौर से, ठीक है। ये क्या चीज है? इनको कहते हैं संयुक्ताक्षर। ऐसे व्यंजन जो किसी दो वर्णों के संयुक्त होने से बनते हों। तो यहां मैं लिखूंगा कि ऐसे व्यंजन जो जो किन्हीं दो वर्णों के संयुक्त होने से बने हों। ऐसे व्यंजन जो किन्हीं दो वर्णों के संयुक्त होने से बने हों, उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर कहेंगे। संयुक्ताक्षर में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है यहाँ पर कि संयुक्ताक्षर के आपको पेपर में खंड दिए जाएंगे, यानी टुकड़े दिए जाएंगे। संयुक्ताक्षर क्षय है, ये किन किन वर्णों से बनता है, त्रय है, ये किन किन वर्णों से बनता है, उसी प्रकार ज्ञ और उसी श्रेणी में श्रेय जो है ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। क्या? कि यहाँ पर जो क्षय होता है, क्षय होता है, 4 संयुक्ताक्षर बताऊंगा। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 हैं सर। और संयुक्ताक्षर 4 हिंदी में पूछे जाते हैं पेपर में कि कितने किन कौन किस किस के खंड से बना है। तो संयुक्ताक्षर की संख्या 4 होती है। क्षय होता है, उसके बाद में त्रय होता है, उसके बाद में ज्ञ होता है, उसके बाद में श्रेय होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 संयुक्ताक्षर हैं। इन चारों के खंड आपको ध्यान रहने चाहिए कि जो क्षय बनता है वो कै हलंत यानी कै स्वर रहित और सह से बनता है। त्रय जो बनता है वो तय हलंत और रै से बनता है। और श्रेय जो होता है वो सह यानी तालव्य सह प्लस रै से बनता है। और इसका विशेष ध्यान रखना, ये किससे बनता है आप सोच भी नहीं सकते, जय हलंत और अणय से बनता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में हर बार पूछा गया। इसका सामान्यतः बच्चे खंड करते थे, गै
प्लस ये यानी गय धन ये। एक एनसीईआरटी में शायद करेक्शन हो सकता है, उसमें ऐसा भी लिखा गया है, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मूलतः सभी हिंदी के विद्वान यही मानते हैं कि गय का खंड जय और अण है। और इन चारों के खंड पेपर में काफी बार पूछे गए हैं। वो पूछेगा कि शुद्ध आक्षरी का खंड कौन सा है या अशुद्ध आक्षरी का खंड कौन सा है। चारों ऑप्शन में अलग अलग दिए गए थे, 3 सही थे 1 गलत था, या 1 सही था 3 गलत थे। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से हर बार कई बार आ ही जाता है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो ये संयुक्ताक्षर की बात होगी। चलिए उसके बाद में एक है हमारा अयोग वाह। इसकी चर्चा मैंने नहीं की थी, छोड़ रखा था। अयोग वाह, अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है? अयोग वाह, आपने 11 स्वर पढ़े होंगे और यहाँ से लेके ए से लेके औ तक स्वर जो पढ़े हैं, उसके बाद में आपने छोटी क्लासों में अंग और ए भी पढ़ा होगा। ये जो दो हैं ये छोड़ क्यों रखे थे? ये आते हैं अयोग वाह की श्रेणी में। ये सर हटाए क्यों गए यहाँ से? ये इसलिए हटाए गए थे क्योंकि जुड़े ही कब थे? जुड़े नहीं थे तो सर हम क्यों पढ़ते थे? वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि इनका जो बनावट है वो स्वरों के समान दिखाई देती है, इसलिए हमने छोटी क्लासों में पढ़ लिए। लेकिन अब ये कौन सी श्रेणी के हैं? अब इन्हें कहेंगे सर अयोग वाह की श्रेणी में है। सर ये व्यंजनों में आते हैं स्वरों में आते हैं? ये दोनों में भी नहीं आते। इनको न स्वरों में रखा गया है, न स्वरों में स्थान प्राप्त है और न व्यंजनों में स्थान प्राप्त है। तो सर ये क्या है? ये होते हैं अयोग वाह। अयोग वाह का मतलब होता है जिनका योग वहन के साथ नहीं होता, यानी ये वहन नहीं होते योग के साथ। योग का मतलब होता है स्वरों के साथ भी नहीं गिने जाते और व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं रखे गए हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 2 है, लेकिन हिंदी में वर्णों में तो है ये। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है अयोग वाह। हिंदी के 33 वर्णों के अलावा हैं और उत्क्षिप्त भी 33 वर्णों के अलावा हैं, संयुक्ताक्षर भी 33 वर्णों के अलावा हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 33 वर्णों के अलावा क्या क्या चीजें आ गई? अयोगवाह भी आ गए हैं, संयुक्ताक्षर भी आ गए हैं और उत्क्षिप्त भी आ गए हैं। ये 33 वर्णों के अलावा कुछ पढ़े अपने। ठीक है, अयोगवाह का मतलब होता है बिना किसी योग के वहन होना। ठीक है, तो ये स्वरों की श्रेणी में भी नहीं है, व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं है, दोनों की श्रेणी में नहीं रखेगी, ये अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। ठीक है, लेकिन हिंदी में है इसलिए पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्या कि हमने हिंदी में वर्णों की, अब मैं एक थोड़ा सा आपको आंकड़ा बताता हूँ। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? हमारा वर्गीकरण एक प्रकार से कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ी सी चर्चा संख्या के ऊपर करूँ। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। उसी प्रकार हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो सर 33 बताओगे? हाँ है ना। तो ये हमारा हो गया हिंदी में कुल मूल वर्ण। हिंदी में जो मूलता है वही बता रहा हूँ। हिंदी में मूल वर्ण कितने हो जाएंगे? सर वर्ण का मतलब होता है स्वर प्लस व्यंजन, यानी 11 प्लस 33 और ये हो गए 44। इतनी संख्या ध्यान में रखनी है। हिंदी में मूल वर्ण हो गए 11 प्लस 33 बराबर 44। चलिए उसके बाद में इसके अलावा हमने अभी क्या पढ़ा है? अभी पढ़ा है सर आपने ये मूलतः तो पहले बता दिए, स्वर 11 होते हैं, इनकी मात्रा एंगल नहीं थी, इनका वर्गीकरण हो गया था। उसके बाद में हमने व्यंजनों की संख्या 33 है, इनका वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ और जोड़े गए थे, वो अब ऐड कर रहा हूँ उसमें। 33 तो पढ़ी थी, उनमें 3 प्रकार बता दिए थे मैंने। ठीक है, हिंदी में मूल वर्ण हो गए 44। संख्या 44 ही बतानी है मूल वर्णों की, कोई पूछे तो। इसके अलावा हमने क्या जोड़ा? हमने सर 2 अयोग वाह भी पढ़े हैं, वो भी गिनो सर। इसमें अयोग वाह भी पढ़े हैं, वो गिन लो। कितने हो जाएंगे? 2। हमने सर उत्क्षिप्त भी पढ़े हैं 2, वो और गिन लो। उत्क्षिप्त भी पढ़े हैं, वो भी गिन लो, 2 ये हो जाएंगे। हमने सर 4 संयुक्ताक्षर पढ़ रखे हैं, उनको भी गिन लो, ये 4 संयुक्ताक्षर हो जाएंगे। इनको भी मैं गिन लेता हूँ, ये 4 संयुक्ताक्षर हो गए। इसके अलावा क्या पढ़ा? इसके अलावा सर हमने नासिकीय पढ़े, क्या वो गिनूंगा भैया? नहीं, क्योंकि सर वो किस में आ गए? व्यंजनों के मूलतः मूल व्यंजनों में आए थे, क्योंकि सॉरी नासिकीय वर्ण जो है ये मूल व्यंजनों में आ गए थे। पंचमाक्षर तो नासिकीय होता है, वो गिन लिया था, स्पर्श में आया था। स्पर्श संगति वो तो चय वर्ग था। संघर्षी वो भी गिन लिया सर, ऊष्मी में आए थे। उसके बाद में हमने लुंठित सर सुन वो भी अंतस्थ में आया था, र। उसी प्रकार पार्श्व वो भी अंतस्थ में आया था, लय। सर ये तो काउंट हो चुके हैं, इनको नहीं गिनना है दोबारा। चलिए तो बताइए मेरे को संख्या कितनी हो जाएगी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, अगर आपसे पूछे, मूल नहीं, हिंदी भाषा के कुल वर्ण, कुल वर्ण पूछे तो कितने बताने हैं? 44 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल हो गए 52। कितने हो गए? 52। 44, 2 46, 2 48 और 4 52। तो हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। अब ऊपर वालों में मैंने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, हालांकि आप सबको पता है पहले से क्या होने वाला है।
11 तो फिक्स थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 3 प्रकार बताए थे मैंने, 25 का एक प्रकार बताया था, 4 का एक बताया था, 4 का एक बताया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अयोगवाद 2 जोड़ दिए हैं, ये उत्क्षिप्त जोड़ दिए, 4 ये जोड़ दिए। तो अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इसको दोबारा लिखें। उत्क्षिप्त ये वाले संयुक्ताक्षर जैसे श्रेय है, जय है, श्रेय है, ये है, ये 4 संयुक्ताक्षर है। चलो इतना काम कर लोगे, बस इतना सा बताना है। मूल पूछे तो 44 ही बताना है, कुल पूछे तो 52 बताना है। आई कहानी समझ में? चलिए अब हमें एक थोड़ी सी चर्चा रह गई हमारी, क्या व्यंजन ही चल रहे हैं अभी, ध्यान रखना। व्यंजनों की संख्या के बारे में मैंने चर्चा कर ली। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बेसिक बात जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। क्या आपने कभी ये रेखा पढ़ी, ये रेखा पढ़ी पढ़ी उसके बाद में आपने इस रेखा को क्या नाम दिया? पाई रेखा। इसको कहा पाई रेखा। और ऊपर वाली को कहा सिरोरेखा, इसको कहा सिरोरेखा। सिरोरेखा कहा, एक को पाई रेखा कहा। चलिए अब आओ, एक आपने बिंदी देखी होगी जिसको यहां लगाया जाता है, बिल्कुल टॉप पर ये बिंदी लगाई। एक बिल्कुल यहाँ इस पाई रेखा के यहाँ बिंदी लगी मिलेगी, एक यहाँ बिंदी होती है, एक यहाँ बिंदी होती है, ये इतनी बिंदी है, और एक यहाँ इस प्रकार से। ये तो सभी समझते हैं, सभी बिंदियों को समझते हैं, ठीक है। मैं इनका नामकरण कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से कोई बिंदी न तो लगाई जाती है और नहीं हटाई जाती, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अपनी मर्जी से कोई बिंदी नहीं तो लगाई जाती है और नहीं हटाई जाती है, कुछ का कुछ ही बन जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा अंगना और मैंने लिखा अंगना, मैंने लिखा हंस और मैंने लिखा हंस, ये लो। उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहाँ आइए, काक काक, यहाँ बिंदी लगी, ठीक है। ऊपर वालों में फर्क समझ रहे हो ना? यहाँ अनुस्वार लगाए, यहाँ चंद्र बिंदु लगाए, अनुस्वार लगाए, चंद्र बिंदु लगाए, यहाँ इसके नीचे इधर वाली बिंदी लगी है, इसका नाम बताता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद एक मैंने लिखा पढ़ना, एक पढ़ना, ठीक है। उसके बाद मैंने एक, हाँ ये लगाया यहाँ बिंदी लगा के, और एक यहाँ बिंदी लगा के। आ जाओ अब इनकी चर्चा करते हैं सबकी। अब आपका सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। यहाँ कई बच्चों का होगा कन्फ्यूजन दूर, और कईयों का कर देता हूँ आज। आ जाओ, इस बिंदी का क्या नाम है? ये बिंदी आपको कौन से में लिखी हुई मिली है? ध्यान दीजिए, किस वर्ण के अंदर ये बिंदी लगी है? इस बिंदी की लोकेशन देखिए, स्थिति देखिए कहाँ लगाई हुई है। इस बिंदी को लगाया गया सर ये सिरोरेखा किसी भी अक्षर की, ये पाई रेखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एकदम मिड पॉइंट मान लो, किसी भी अक्षर का मिड पॉइंट है ये, ठीक है, मध्य बिंदु मान लो। और फिर आप इस रेखा को माना तो इसके इधर बिंदी लगी हुई है सर, ये वाली बिंदी इधर है। इधर यहाँ कहाँ बिंदी दिखाई दे रही है? ये तो इधर है, ये रही। ये अक्षर के इधर जो बिंदी लगी है ये केवल एक ही अक्षर की होती है, वो होती है पंचमा अक्षर, कै वर्ग का पंचमा अक्षर। कै वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, केवल वही बिंदी लगानी है। और वो बिंदी कहाँ लगानी है? देखो इधर कै, 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 कै। कुछ लोग यहाँ बिंदी लगाते हैं, ये गलत है भाई। ये बिंदी लगाने का जो आपका तरीका है वो गलत है। यहाँ जो बिंदियां हैं, हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है कि बिंदियां समझ में आनी चाहिए। ये बिंदी यहाँ लगती है, अगर आप इसको इसके नीचे लगाओगे तो मैंने अभी बताया ये चीज जो है नीचे लगाने वाली, ये उत्क्षिप्त होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्षिप्त होते हैं। ये कै वर्ग में नहीं आते, ये टै वर्ग के 2 अक्षर होते हैं जिनके नीचे बिंदियां लगा के इनको उत्क्षिप्त बनाया जाता है, इसलिए नीचे बिंदी नहीं लगानी, ठीक है। इसके साइड में बिंदी लगेगी, तो ध्यान रखना। ये बताओ फिर यहाँ कंफ्यूजन, पहाड़ कौन सा सही है? ये तो सर पंचमा वर्ण आ गया, अभी जो आपने बताया कै वर्ग का 5वां वर्ण के साइड में बिंदी लगी हुई है, ये तो पंचमा वर्ण है। और पंचमे वर्ण का उच्चारण क्या होता है? नासिकीय होता है। और नासिकीय होता है तो ये पहाड़ तो किसी भी कंडीशन में नहीं बोला जाएगा, पहाड़ तो किसी भी स्थिति में नहीं बोला जा सकता इसको, इसलिए यहाँ ये बिंदी लगाना क्या है? गलत है।
पहाड़, ये है सर पहाड़, क्योंकि सर ये है डे और डे के नीचे उत्क्षिप्त चिन्ह लगा हुआ है, उत्क्षिप्त वाली बिंदी है, तो इसको अडे पढ़ेंगे, तो पहाड़ है ये, पहाड़। ठीक है, आई कहानी समझ में। उसी प्रकार ये देखो, ये नीचे बिंदी लगी हुई, ये जो नीचे बिंदी लगती है, अब ये कैवर्ण की बिंदी की बात होगी, यहाँ ये गलत है और ये सही है। चलो अब बात करते हैं अब बात करते हैं इस बिंदी की। ये बिंदी मैंने बता दी, जस्ट नीचे जो बिंदी लगेगी वो दो ही अक्षरों के पास है, इसके पास और इसके पास। उत्क्षिप्त वर्णों के नीचे जस्ट नीचे बिंदी होती है, इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण की बिंदी बोला जाता है। तो ये उत्क्षिप्त वर्ण का चिन्ह है, उत्क्षिप्त वर्ण का बिंदु। ये उत्क्षिप्त वर्ण का क्या है, बिंदु है। उत्क्षिप्त वर्ण का बिंदु है, जो यहाँ सिर्फ इन दो अक्षरों के जस्ट नीचे जो बिंदु लगाया जाता है, ये उत्क्षिप्त वर्ण का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इधर आइए, जैसे ये देखिए पढ़ना, ये पढ़ना नहीं होता, पढ़ना होता है, तो डे एक बलपूर्वक बोला जाता है। डे उत्क्षिप्त को हमेशा बल के साथ फोर्सली बोला जाएगा। ठीक है, बलपूर्वक जब हम किसी ध्वनि को निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त हो जाएगी। बिंदु को थोड़ा और सजा दूं मैं, बाद में कहोगे सर समझ में नहीं आया ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है? चलो बिंदु, अब देखिए या ये क्या लिखा हुआ, उत्क्षिप्त। पढ़ना में उत्क्षिप्त ही लगाया जाता है हमेशा, तो ये उत्क्षिप्त के साथ बोला जाएगा पढ़ना। पढ़ना नहीं होता, पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये उत्क्षिप्त के साथ बोला जाता है। चलिए, इस उत्क्षिप्त की बिंदी की बात हो चुकी है, अब एक बिंदी रह गई ये वाली। इस बिंदी की अगर चर्चा करें तो ये कौन सी बिंदी है, ये बिंदी जो है इन्हें कहते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या कहते हैं, नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह जो अरबी फारसी भाषाओं में प्रयोग में आता है, ये नुक्ता चिन्ह है। और नुक्ता चिन्ह जो होता है वो अक्षर के इधर वाली साइड, ये नुक्ता लगा हुआ है यहाँ पे, ये दो अक्षर दिए हुए हैं, इन पे नुक्ता लगा हुआ है। इस ताक का मतलब, नुक्ता लगने हटने से, बिंदी लगने हटने से गड़बड़ हो जाती है। इस ताक का मतलब, ऊपर वाले ताक का मतलब होता है ताकना या देखना, ताकना या देखना, ताकना या देखना। जबकि इस नुक्ता वाले, जब नीचे नुक्ता लग जाता है, और नुक्ता कहाँ लगता है, ये पाई रेखा है, इसके इधर लगाना थोड़ा सा, तो ये नुक्ता लगेगा। तो इस ताक का मतलब होता है, इस ऊपर वाले ताक का मतलब देखना होता है, और नीचे वाले ताक का मतलब होता है, पहले घरों में एक कच्चे घर जो होते थे उसमें एक दीवार में एक छेद रखा जाता था दीपक जलाने के लिए, या कुछ सामान वगैरह पड़ा रहता था। वो छेद, अगर अब दीवार में आज भी घरों में, अगर पक्के घर तो मैं नहीं कह सकता, कच्चे घरों में एक लिपा पोती करके एक छेद निकाला जाता था दीवार के अंदर, छेद अपार नहीं होता था वो, एक साइड में निकाला दीपक रखने के लिए। ठीक है, तो वहाँ दीपक पड़ा, उसको कहते हैं ताक। का मतलब होता है क्या, दीवार में बनाया गया छेद, दीवार में सामान के लिए या दिए के लिए छेद जो बनाया जाता है, दिए के लिए छेद, दिए के लिए, क्या हो गया, दिए के लिए जो छेद होता है उसे कहते हैं ताक। होगी बात क्लियर। ये बिंदु, ये किस किस के नीचे लगेगा, ये 5 अक्षर हैं जिनके नीचे नुक्ता हिंदी में लगाया गया। अरबी फारसी में 5 वर्ण बताता हूँ जो हिंदी में भी शामिल हैं, और इन्हें विदेशी वर्ण भी कहा जाता है, जैसे कै है, और ग है, जय है, फ है, और ल है। इन 5 वर्णों के नीचे क्या लगता है, नुक्ता लगा मिलता है। 5 वर्णों के नीचे क्या मिलता है, नुक्ता। मैं आपको और भी उदाहरण देता हूँ, देखो मैं आपको जय, जय का उदाहरण देता हूँ। जय अगर नुक्ता लगा हो और हटा हो तो दोनों में क्या फर्क है, इधर देखिए। इस जय का मैंने आपको कै का उदाहरण दे दिया है, ताक और ताक में बताया कि नुक्ता हटने और ना हटने से क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए अब मैं आपको जय का उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सजा, सजा सीधा लिख दिया, और एक लिख दिया सज्जा, सजा। तो ऊपर वाला सजा क्या है, सजा, और नीचे वाला क्या है, सजा। तो सज्जा क्या है और सजा क्या है, इस ऊपर वाले का मतलब होता है, सजा का मतलब होता है क्या, और इस सजा का मतलब क्या होता है, इस सजा का मतलब होता है क्या, दंड, सजा मिली है। और ऊपर वाले सजा का मतलब होता है सजाना किसी चीज को, सजाना। मेरे हिसाब से सही है, बाकी देख लेना। ठीक है, तो अलग अलग मतलब होता है कि सजा, बिंदी लगने और हटने से कितना फर्क पड़ने वाला है, अर्थ ही बदल गया है बिल्कुल। ठीक है, तो ये नुक्ता हटने या लगने से हुआ है। उसी प्रकार एक फलक वाला उदाहरण देख लो। जैसे मैं लिख दूं, एक तो लिख दिया मैंने फलक, और एक लिखा फलक, 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 फलक। थोड़ा बल लगा के बोलना है, नुक्ता वाले चिन्हों पर भी बल दिया जाता है। फलक, फलक। तो फलक क्या होता है और फलक क्या होता है, इस फलक का मतलब तो होता है किसी दीवार का एक साइड, एक साइड बोल देते हैं, एक हिस्सा बोल देते हैं फलक। जैसे एक पासे का एक फलक होता है, पासे का जो एक फलक होता है उसे क्या कहते हैं, सुंदर नहीं बना,
ये कोई पासा है, इसका एक साइड, ये एक साइड ले लेता हूं, ये पूरा क्या है, इसका एक फलक होता है, ऊपर वाला ये फलक है, दीवार के पीछे वाला ये फलक उधर आ गया, इस दीवार का ये फलक नीचे आ गया, फर्श का फलक ये रहा। तो अलग अलग फलक है, 6 फलक होते हैं कमरे के। ठीक है, तो फलक का मतलब होता है एक साइड, पासे का एक साइड या एक फलक बोलते हैं। और नीचे वाले फलक का मतलब क्या होता है, नीचे वाले फलक का मतलब सर होता है कि आसमान, इसका मतलब होता है आसमान। आसमान, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, सॉरी, फलक को चाह है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहाँ आसियां बिछाने की। इसका मतलब होता है कि अगर आसमान को बिजलियां गिराने की चाहत है, हम वहाँ पे घर बनाने की जिद रखते हैं। तो ये है, एक फलक का मतलब होता है आसमान और फलक का मतलब होता है साइड। तो नुक्ता हटने या लगने से कितना फर्क पड़ने वाला है इस, यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात किसकी करेंगे, कुछ बिंदु और रहे हैं, फिर अपने एक व्यंजनों का वर्गीकरण पड़ा है उसको ऊपर चर्चा कर लेंगे, थोड़ी सी बात रह जाएगी फिर लास्ट में। एक बिंदु ये है जिसका नाम है चंद्र बिंदु। क्या नाम है, चंद्र बिंदु। इस बिंदु का नाम है चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु सभी समझते हैं, चंद्र बिंदु कौन सा होता है, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु यहां, ये देखो, ये चंद्र बिंदु वाले मैंने बता दिए दो, और इसको कहते हैं अनुस्वार। ये सभी को पता है, बड़ी बिंदी जो ऊपर लगती है टॉप पे, इसे कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, ये पूरा प्रतिरूपण हो चुका है हमारे हिंदी में। गलतियां अशुद्धियों से बचने के लिए एक डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया। अब मैं उधर बताता हूं क्या फर्क पड़ने वाला चंद्रबिंदु और अनुस्वार लगने से, कहाँ चंद्रबिंदु लगता है, कहाँ अनुस्वार लगता है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, चंद्रबिंदु जो लगा मिलता है वो तद्भव शब्दों के साथ मिलता है। जो आम बोलचाल की भाषा में हम शब्द यूज करते हैं, वहां अपने को चंद्रबिंदु मिलता है तद्भव शब्द, और अनुस्वार हमें मिलता है तत्सम। इस बात को अभी से नोट करके चलना, अनुस्वार तत्सम शब्दों के साथ प्राय देखा जाता है, तत्सम शब्दों के साथ प्राय देखा जाता है। प्राय का मतलब होता है सामान्यतः देखा ही जाएगा, कई जगह ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोनों के साथ प्राय लगा रहा हूं कि चंद्र बिंदु कहाँ मिलता है, तद्भव शब्दों के साथ मिलता है, और अनुस्वार कहाँ मिलता है, तत्सम शब्दों के साथ मिलता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ, देखिए इधर छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण मैंने लिखा क्या, चंद्र, क्या लिखा, चंद्र। इसका तत्सम रूप होता है चांद। क्या होता है, चांद। देखो दोनों में क्या फर्क है सर, यही फर्क आया कि एक में तो क्या लगा है चंद्र बिंदु, और एक में क्या लगा है अनुस्वार। अनुस्वार जिसमें लगा है वो है तत्सम, अनुस्वार जिसमें लगा है वो है तत्सम, और चंद्र बिंदु जिसमें लगा है वो है तद्भव। उसी प्रकार बहुत सारे शब्द और भी हैं जिनमें अपने आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए यहाँ फर्क पढ़ते हैं। क्या, इस हंस और हंस से क्या मतलब है, एक के ऊपर अनुस्वार लगा है, एक के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, अर्थ बिल्कुल बदल चुका है। ऊपर वाला हंस किसको बताता है, पक्षी को बताता है। हंस पक्षी नहीं होता क्या, उसको बताता है। और नीचे वाले हंस का मतलब होता है, ये एक क्रिया है मनुष्य की, हंसना, लाफिंग। ठीक है, एक लाफिंग एक क्रिया है, हंसना क्रिया से संबंधित है, ये हंसना क्रिया हो जाएगी। अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता देता हूँ कि हंस जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, इसका मतलब ये आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा है वो क्या हो सकता है, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा है वो हंस रहा है ऊपर से, इसलिए ये हंस क्या है, क्रिया है। ये देखो स्माइल, ठीक है, तो ये क्रिया है। और जो दूसरा अनुस्वार वाला होगा, ये तो फिर अपने आप जानते ही हो, ये पक्षी को बताएगा, हंस एक पक्षी होता है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ देखिए अंगना, इस अंगना का मतलब होता है जैसे वीर की अंगना वीरांगना, वीर की अंगना वीरांगना, वीरांगना, वीर की अंगना वीरांगना। इसका मतलब हो गया वीर की अंगना, अंगना मतलब होती है स्त्री या पत्नी। तो जिसके ऊपर अनुस्वार लगा है वो स्त्री या पत्नी को बताता है, ये बताता है स्त्री या किसी की पत्नी। ठीक है, उसको बताएगा अंगना। और अंगना, ये अंगना बताता है जिसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा हुआ है, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु है वो किसको बताएगा, वो बताता है आंगन को। किसको बताता है, आंगन को, ये बताएगा आंगन को। तो कितना फर्क पड़ने वाला है हिंदी में बिंदुओं के लगने घटने बढ़ने से। ठीक है, तो आप इन बिंदुओं के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए यहाँ से। ठीक है, मैंने सारी बिंदियाँ लिख दी हैं लगभग तो। ठीक है, बाकी कोई और गलती हो किसी में
तो क्षमा चाहूँगा, आप चेक करते रहना इन चीज़ों को। ठीक है, मैंने आपको मोटा मोटा प्रतिरूपण इसका बता दिया है, मेरे हिसाब से सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्या कि उसी क्रम में लौट आते हैं। हमने देखा क्या कि व्यंजन जो थे इनका सारा वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण किसके आधार पे। एक इम्पोर्टेंट बचा है बीच में, उसको भी ले लेता हूँ। व्यंजनों का वर्गीकरण दिखाऊंगा आपको किसके आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पे। और उच्चारण स्थान कितने बताए थे मैंने, 5 उच्चारण स्थान बताए हुए हैं आपको कि व्यंजनों का उच्चारण 5 प्रकार से बताऊंगा। चलिए पहले मैं व्यंजनों को लिख लेता हूं, उसी क्रम में अपने को ध्यान में रखना है कि कहां से क्या चीज निकल के आने वाली है। तो पहले उसी व्यंजनों को मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं कि देखिए सबसे पहले हमारा था कै वर्ग। क्या था, कै वर्ग था। ठीक है, कै वर्ग था। और इस कै वर्ग में हमने देखा था कि कै होता है, ख होता है, गै होता है, गै होता है, ngै होता है। उसी प्रकार दूसरा जो लाइन थी वो थी टै वर्ग की, और दूसरी लाइन टै वर्ग की आई थी, तो टै था, है था, डै था, डै था, अणै था। सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, भारी गलती हो गई है, सॉरी भाई। चै वर्ग आएगा, और चै वर्ग में आएगा क्या, चै, छै, जै, जै, अणै। फिर आएगा टै वर्ग, और टै वर्ग में लिखूंगा टै, है, डै, डै, अणै। और फिर तै वर्ग आता है हमारा, और तै वर्ग में क्या लिखूंगा, तै, 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 नै। और फिर लास्ट जो आया था वो पै वर्ग आया था, और पै वर्ग में क्या आएगा, पै, पै, पै। आ जा तू पहले भाग के, तू ही आ जा। पै, 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 में। और फिर अंतस्थ आए थे ये, रे, ले, और वे। और फिर ऊष्मीय आए थे से, 33 व्यंजन है, और 33 व्यंजनों में हमने उच्चारण स्थान के आधार पे देखना है। उच्चारण स्थान होते कितने सर, 5 उच्चारण स्थान होते हैं, हमने देख लिए थे। पांचों उच्चारण स्थान हमें लाइन से भी याद है। पहला होता है कंठ्य, दूसरा होता है तालव्य, तीसरा होता है मूर्धन्य, फिर होता है दंत्य, फिर होता है ओष्ठ्य। कंठ्य, तालव्य, दंत्य, सॉरी, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये 5 उच्चारण स्थान हमने लाइन से याद रख रखे हैं। चलिए कुछ ही नहीं करना, सिंपल सी बात है, ये हमारे 33 व्यंजन है, और 33 व्यंजनों को इसी प्रकार से इसी प्रकार से अपने को बांटना है। यहाँ पड़े पड़े बांट देंगे, देखिए कैसे। आपको कुछ खास काम नहीं करना है। ये जो पहली लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कितनी लाइन है, 5। उच्चारण स्थान भी कितने हैं, 5। ऊपर से लगो नीचे तक लिख दो। चलिए, पहला कंठ है, पहला उच्चारण स्थान कंठ है, यानी कै वर्ग कहाँ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाएगा। कै वर्ग पूरा का पूरा, कै, ख, गै, गै, अंग, पांचों की पांचों आवाजें कंठ से आ रही हैं, कंठ पे जोर आ रहा है। ठीक है, जीभ तालु से टकराएगी, दूसरा भाग भी तालु है और दूसरा वर्ग भी चय वर्ग है, तो जीभ कहाँ से टकरा रही है, तालु से टकरा रही है। चय, छ, जय, जैण, चय, छ, जय, जैण। ठीक है, तो ये जीभ तालु के साथ टकराएगी। टय वर्ग कंठ्य तालव्य के बाद आएगा मूर्धन्य, तो टय वर्ग सारा का सारा मूर्धन्य होता है, यानी मसूड़ों से बोला जाएगा। जीभ मसूड़ों के साथ टकरा रही है, देख लीजिए, ट, ठ, डै, डै, न, ट, ठ, डै, डै, न। तो जीभ ऊपर वाले दांतों के जो मसूड़े हैं वहां टकरा रही है। चलिए उसके बाद में तय वर्ग, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य के बाद आएगा दंत्य, तो तय बोला जाता है दंत्य से। तय कहाँ से बोला जाएगा, दांतों से बोला जाता है तय। तय जो होगा ये दांतों के साथ उच्चारण होगा, यानी ऊपर वाले दांतों से जीभ टकराएगी। तय, थ, द, द, न हो रहा है। उसके बाद में ये तो होठों से बोले जा रहे हैं, सभी को पता है। लास्ट भाग भी क्या है, होठों से। होठों को इस प्रकार से, जिस प्रकार पै, फै, बै, बै, मैं, पै, फै, बै, बै, मैं, तो होठों से ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो होठ, दोनों होठ आपस में टकरा रहे हैं, तो पै, फै, बै, बै के मैं का उच्चारण, यानी पै वर्ग कहाँ से बोला जाता है, ये सर हमारा ओष्ठ्य हो गया, हमें पता लग गया। कुछ ही नहीं करना, लाइनें याद हैं, वर्ग याद हैं, और ये उच्चारण स्थान भी याद है, तो हम इनका सही वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा समझाने के चक्कर में मैंने इसको लिखा है। अब मैं आपका उच्चारण स्थान इस प्रकार से इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ। पहली लाइन कंठ्य होती है, अनुस्वार का प्रयोग करते तो कंठ्य होती है। दूसरी लाइन तालु से बोली जाती है तो तालव्य होती है। तीसरी लाइन मसूड़ों से बोली जाती है तो मूर्धन्य होती है। चौथी लाइन दांतों से बोली जाती है तो दंत्य होती है। और पांचवी लाइन
5वीं लाइन बोली जाएगी होठों से, तो ओष्ठ्य होती है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया अभी तक। अभी तक हमने 5 वर्ग लाइन से याद थे और 5 स्थान भी लाइन से याद थे, रख दिया। अब हमारे नीचे वाले 4, इनका भी तो वर्गीकरण करना पड़ेगा, इनको भी तो बताना है ये कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे। इनके उच्चारण में कुछ भी नहीं करना आपको, इनके उच्चारण में सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इनके उच्चारण में आपको क्या लिखना है, ये हमारे 5 उच्चारण स्थान है और पांचों को ही यहाँ सेट करना है। कैसे, बोलो ये कितनी, 1 2 3 4, उच्चारण स्थान कितने, 5। तो क्या करोगे, ऊपर से 1 छोड़ोगे, यहाँ लिखोगे ये रे ले वे, ये लो, ये रे ले वे, हो गया काम। यह कहाँ से बोला जाएगा, तालु से। रे कहाँ से बोला जाएगा, अरे ये रे, री का भाई, री मूर्धन्य, मूर्धन्य होती है, तो रे भी क्या है, मूर्धन्य है। ले दांतों से बोला जाता है, और वे होठों से बोला जा रहा है। वे और बे भाई भाई हैं दोनों, होठों से, वे बे होठों से बोला जा रहा है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में चलिए, अब रह गए ये सर, इनका भी तो वर्गीकरण करो। ये कितने हैं, 4 हैं, हमारे पास स्थान 5 है। पहले तो इन तीन को पकड़ो, ये 3 सबसे बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं, ये 3। यहाँ चलिए, इनको पकड़ो, इनको बीच में रख दो सेंटर में, और सेंटर में रखने के लिए एक ऊपर से भी नहीं लिखेंगे, नीचे से भी नहीं लिखेंगे, 3 स्थान बच गए और तीनों सह को लिख दो बिल्कुल। ये लो, ये लिखा हमने। तो बताइए, जो सह सलगम वाला है उसका उच्चारण स्थान तालु से करना है, इसको तालव्य सह कहा जाता है, तो इसका उच्चारण होता है शय। क्या होता है, शय। और जो सह षटकोण वाला है इसका उच्चारण मूर्धन्य यानी मसूड़ों से होता है, तो जीभ को मसूड़ों के पास रखो, बीच में रखो, इसका उच्चारण होता है सह। क्या होता है, सह। और ये होता है दंत्य सह, ये बिल्कुल सरल बोला जाता है, तत्सम शब्दों में प्रयोग में आता है। इसको बिल्कुल सिंपल, जो आप जो तीनों को सही बोल देते हो वही सह ये वाला है, सेलेट वाला। तो इसका उच्चारण हो जाएगा तय, 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 तय। आई कहानी समझ में। तो ये हो गया तीनों। अब बच गया कौन है, इसको सबसे ऊपर लिख दो, ये लो, इसको सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, हमने ये देख लिया। यहां से इसको मैं साफ कर देता हूं, इनका यहाँ कोई काम नहीं है। चलिए, उच्चारण स्थान 5, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे वो पूछेगा कि तालव्य जय बताओ क्या है। तालव्य, मूर्धन्य दंत्य औष्ठ्य, तालव्य है। आपसे पूछेगा दय क्या है, दंत्या वाली लाइन में आता है, तय वाली लाइन में आता है, तो ऊपर से गिन लो ना, तय वाली लाइन है तो दंत्या आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो हमारा वर्गीकरण ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक नया यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या कि एक और स्थान है जिसका नाम है वर्तस्य। क्या नाम है, वर्तस्य व्यंजन कौन से होते हैं, वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, वर्तस्य का मतलब होता है, जैसे देखिए ये नीचे वाले तो दांत हैं, इसके ऊपर क्या है, मसूड़े हैं, और ये क्या है, तालू आ गया। ये तो है मसूड़े, खुरदरा भाग, और ये हैं दांत। इनके बीच में एक स्थान होता है, जीभ यहाँ टकराती है इनके बीच में। तो सर व्यंजन तो पूरे हो गए, वर्तस्य व्यंजन कौन से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके सामने न आ जाए, त आ जाए, ल आ जाए और जय आ जाए, तो अगर आपको ऑप्शन में वर्तस्य व्यंजन दिया गया है तो इनको वर्तस्य में ही रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर आप न का उच्चारण करोगे तो न का उच्चारण अभी सर ने किस में बताया, अभी सर ने किस में बताया न का उच्चारण, अभी सर ने बताया न का उच्चारण किस में, तय वर्ग का है तो दंत्या हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर दंत्या ऑप्शन में नहीं है तो ये बेसिकली बोल के देख लो, ये दांतों से नहीं बोला जाता, ये दांतों से भी ऊपर जा रही है जीभ। बोल के देखो, न ऊपर वाले दांतों से तो कोई संबंध ही नहीं रहा न का, तो न यानी मसूड़ों के पास जाकर जीभ टकरा रही है, तो न मसूड़ों पे है न दांतों पे है, उसी भाग को कहते हैं व्यर्तस्य व्यंजन। उसी प्रकार यहाँ आओ, स को बोलो, स ऑप्शन में दिया दंत्य, हाँ सर दंत्य है, लेकिन ये स कभी दंत्य होता ही नहीं है। आप देख सकते हो ये स दंत्य से बोला ही नहीं जा रहा, ये दांतों के साथ जीभ टकरा ही नहीं रही। तो इसका स्थान चेंज हो गया, कहाँ आ गया, ये वर्तस्य में आ गया। और वर्तस्य का मतलब क्या, वर्तस्य का मतलब होता है क्या, दांतों और मसूड़ों के बीच का स्थान जो है इसमें होता है स। ठीक है, उसके बाद आया लय। तो लय में आप देखिए, लय दंत्या होता है और लय दंत्या होता है, लेकिन दांतों से नहीं बोला जा रहा, वो वर्तस्य स्थान से बोला जा रहा है इसको भी। जय, जय क्या होता है, मूर्ध तालव्य होता है जय, ये रहा, ये रहा, जय तालव्य होता है। और ये कहाँ से बोला जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है वर्तस्य भाग से। तो वर्तस्य व्यंजन कोई पूछे तो आप ये चीज बताओगे, न स लय जय, ये 4 जो वर्ण होते हैं ये वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। ये बीच के स्थान के हैं, मसूड़ों और दांतों के बीच का जो स्थान है वहां से बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें वर्तस्य व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए एक लाइन और बताता हूं मैं आपको यहाँ पे कुछ। अगर आपसे पूछा जाए कि अली जीवा क्या होता है, अली जीवा, ये कुछ बची खुची बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूं। अली जीवा, अली जीवा कह दो या काकल्य वर्ण कह दो,
काकल्य वर्ण। आपके मुख में काकल्य होता है कंठों में। अलीजीवा, अलीजीवा का मतलब होता है जीवा का छोटा रूप जो है, काकल्य जो है वर्ण है, यानी कंठों से एक कौन सा वर्ण बोला जा रहा है बोला जा रहा है। तो आपके ऑप्शन में अगर कंठ ना आए, है कंठों से तो बोला जाता है, अगर आपके ऑप्शन में कंठ ना आए तो अलीजीवा और काकल्य वर्ण भी तो एक ही बात है। अलीजीवा भी तो कंठ वाले को कहते हैं और काकल्य भी कंठों का ही भाग है। तो इसी प्रकार अलीजीवा और कंठे भी इसी के ही नाम होते हैं, है के। ठीक है, चलो उसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल 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 क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ये तो थोड़ी सी बच्चों की बात पूछ ली आपसे कि अगर व्यक्ति का नीचे का होंठ काट दिया जाए तो कौन से वर्ग का उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा। तो नीचे का होंठ काट दो तो होठों से जो बोले जाते हैं उनका उच्चारण मुश्किल हो जाए, तो पै वर्ग बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आई कहानी समझ में क्या? आप पै वर्ग का नहीं दिया हो तो आपसे कहे कि नीचे का होंठ काट दिया जाए तो आप निम्न में से कौन सा नहीं बोल सकते, निम्न में से कौन सा नहीं बोल सकते, तो आप बताइए निम्न में से इन चारों वर्णों में से कौन सा वर्ण नहीं बोल सकता। अगर आपका नीचे का होंठ काट दिया जाए तो कौन सा वर्ण के उच्चारण में मुश्किल हो जाएगी? ख बोल सकते हो, ये रे, मैं नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं में क्या होता है, होठों से बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा एक वर्गीकरण जो था वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद में आइए उसके बाद में चलते हैं एक इंपॉर्टेंट वर्गीकरण की तरफ। अभी मैं स्वरों और व्यंजनों दोनों का वर्गीकरण करूंगा, स्वरों और व्यंजनों का दोनों का वर्गीकरण करूंगा। ठीक है, तो एक नए वर्गीकरण में हम पूरे वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण जो है अब पढ़ेंगे, उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण जो देखेंगे वो देखेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्णों का मतलब व्यंजन और स्वर दोनों का। हमारे जो व्यंजन है और स्वर हैं वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, व्यंजन और स्वर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और हम अब देखेंगे वर्गीकरण, एक बहुत ही अच्छा वर्गीकरण है, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कि श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। और श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे तो वर्णों का वर्गीकरण आता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का आता है? दो प्रकार का। देखो, श्वास वायु के आधार पे वर्णों को बांट रहा हूं और श्वास वायु के आधार पे वर्णों को बांटूंगा तो ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? देखो, श्वास वायु यानी ये वही वायु है जो अपने मुख गुहा से बाहर आ रही है, प्राण वायु। उसके आधार पे वर्ण होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और दो प्रकार के श्वास वायु कितनी मात्रा में बाहर आ रही है उसको देखेंगे। कितनी मात्रा में? हम देखते हैं कि कुछ वर्णों का उच्चारण बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम वायु के साथ हो जाता है, और कुछ वर्णों का उच्चारण बहुत ही ज्यादा समय ले लेता है। ठीक है, तो आप साधारण भी घर पे बोल के देख सकते हैं, कै ख, ग ग। तो किस में कम और किस में ज्यादा समय लग रहा है, यानी किस में कम वायु मात्रा में बाहर आ रही है और किस में ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आ रही है, उसके आधार पर दो प्रकार हो गए। जिसमें कम आती है उसको कहते हैं अल्प प्राण, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब प्राण वायु, अल्प प्राण वर्ण। और जिसमें ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आएगी उसे कहेंगे महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, उसे कहेंगे महाप्राण वर्ण। ठीक है, आ जाओ फिर, आइए। अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण, परिभाषा लिख देता हूं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, कि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आए। और यहां लिखूंगा इसकी परिभाषा कि जिनके उच्चारण में श्वास वायु ज्यादा मात्रा में, महा मतलब ज्यादा मात्रा में प्राण वायु बाहर आई, श्वास वायु ज्यादा मात्रा में बाहर आए, ये परिभाषा थी। अब परिभाषा से कोई लेना देना तो नहीं है, परंतु अपने को पता होना चाहिए कि श्वास वायु के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण वर्गीकरण होता है। चलिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं, और वर्ण हमारे पास होते हैं 44। कितने होते हैं? 44। 33 तो व्यंजन है और 11 क्या है? स्वर है। उन 44 वर्णों का वर्गीकरण देखें महाप्राण और अल्प प्राण के आधार पे। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? पहली लाइन होती है कै ख
गे गे अंगे। सभी लाइनों का एक जैसा वर्गीकरण रहेगा। क्या है वो देखो, कै खे गे गे अंगे। क्या देखा आपने, कै को बोलते समय कम मात्रा में वायु बाहर आई, जबकि ख को बोलते समय ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आई। उसी प्रकार गै गमले वाले को बोलते समय कम और गै घड़ी वाले को बोलते समय ज्यादा, फिर अंगै को फिर कम हो गई वायु। तो इसका मतलब हमारे सामने ये देखा, हमने देखा कि जो पहला वर्ण है कै और उसके साथ तीसरा वर्ण है, उसके साथ पांचवा वर्ण है, पहला बोलो तीसरा बोलो पांचवा बोलो, कै गै अंगै, कम मात्रा में वायु बाहर आई। उसी प्रकार दूसरा बोलो और चौथा बोलो, गै ख गै ख गै, दोनों में ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आई। तो पहला तीसरा और पांचवा रख दो किसमें, अलप प्राण वर्णों में। पहला तीसरा पांचवा रख दो अलप प्राण वर्णों में, और दूसरा और चौथा रख दूंगा मैं महाप्राण वर्णों में। दूसरा और चौथा रख दूंगा महाप्राण वर्णों में। ये हमारा स्पर्शी व्यंजनों का काम तो हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि वर्ग कितने हैं, 5 है, और वर्गों में हमने देख लिया है। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जो लिख रहा हूँ, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं। और यहाँ क्या लिख दूंगा, बच कौन से के, दूसरा और चौथा, तो यहाँ लिखूंगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण। कहाँ आएंगे दूसरा चौथा वर्ण, दूसरा चौथा वर्ण कहाँ आने वाले हैं, महाप्राण में आने वाले हैं। दूसरा चौथा वर्ण कहाँ आने वाले हैं, महाप्राण में आने वाले हैं। ठीक है, ये तो स्पर्श व्यंजनों में हो गए, और स्पर्श व्यंजन थे 25, तो 25 में वर्गीकरण पढ़ लिया। अब बच गए कौन, अंतस्थ। ध्यान रखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए, क्या लिखा हुआ है, ए, क्या लिखा हुआ है, ए। और अंतस्थ में भी क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं, अंतस्थ में भी क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ए जो है यहाँ भी, ए जो है ये किस में आएगा, अंतस्थ में, यानी अलप प्राण क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। ठीक है, अंतस्थ भी अलप प्राण में रखोगे, अंतस्थ वर्ण किसमें आएंगे, अलप प्राण में आएंगे। जैसे य रे ले और व, ये चार वर्ण किस में आ गए, अंतस्थ में आ गए। ए से ए ध्यान रख लेना, ए से ए को लिंक कर लेना। ठीक है, तो अलप प्राण अंतस्थ होते हैं, इनको बोलते समय कम वायु बाहर आती है, जैसे ये रे ले व, पता ही नहीं चल रहा कब बोले जा रहे हैं। जबकि उष्मीय बोलोगे, उष्मीय जब बोलोगे तो उसमें ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आ रही है। क्यों, क्योंकि वो तो संघर्ष करेंगे, स्पर्श करेंगे, संघर्ष करेंगे, और क्या करेंगे, घर्षण भी करेंगे। तो घर्षण के लिए वायु तो चाहिए, गर्म वायु बाहर आ रही है तो ज्यादा मात्रा में वायु बाहर आएगी। तो अंतस्थ इसमें आ गए, तो यहाँ कौन से बच गए, उष्मीय वर्ण बच जाएंगे। तो उष्मीय व्यंजन किस में आ जाएंगे, उष्मीय व्यंजन किस में आएंगे, उष्मीय व्यंजन आ जाएंगे किसमें, महाप्राण में आएंगे। उष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये वाले चार, से और है। तो स्पर्श में वर्गीकरण हो गया, सफेद लाइन वाला, येलो लाइन वाला अंतस्थ का हो गया, इधर ऊष्मीय को रख दिया, 33 व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब सर वर्णों वर्णों का वर्गीकरण लिखा है तो स्वरों को भी बांटिए। अब 11 स्वर बचे हैं, तो स्वर जो होते हैं सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं। स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। स्वरों को बोलते समय बहुत कम मात्रा में वायु बाहर आ रही है, जैसे ए आ ई, बहुत कम मात्रा में। तो सभी के सभी स्वर किस में आएंगे, सभी स्वर किस में आते हैं, सभी स्वर जो आएंगे हमारे वो आएंगे, 11 होते हैं। सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात और लिख देता हूँ, क्या कि अगर आपको कहीं भी वर्गीकरण करना पड़ जाए तो अल्प प्राण का 135 कोड ध्यान रखना। 135 कोड किसका है, अल्प प्राण का है, और 24 कोड किसका है, महाप्राण का है। 135 का मतलब सम संख्या किस में आएगी, अल्प प्राण में आएगी सम संख्या, और विषम किस में आएगी, महाप्राण में आएगी। ये तो थे वर्णों में। ठीक है, विषम संख्या कहाँ आएगी, महाप्राण में आएगी। और अगर आपसे पूछा जाए अंतस्थ क्या होते हैं, अलप प्राण को अंतस्थ बोला जाता है, यानी कि अंतस्थ वर्ण अलप प्राण में रखे जाते हैं, ऐसे ध्यान में रख लेना। स्वर आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि स्वरों को कम बोलते समय कम मात्रा में वायु बाहर आती है, ये तो पता ही रहना चाहिए। चलो गिन के देख लो, 44 हो गए या नहीं हो गए, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रही। गिनता हूँ मैं इनको सभी को, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा है, तो बोलो एक वर्ग में कितने हो गए, एक वर्ग में आप देखोगे कितने हुए हैं, एक वर्ग में 3 हो गए, पहला तीसरा पांचवा। वर्ग होते कितने हैं, 5 वर्ग होते हैं, कै च टे तै पे। तो 5 वर्गों में एक लाइन में 3, तो 5 लाइनों में कितने हो गए, 15, 4 ये, 11 वो। तो आपसे पूछा जाए कुल संख्या, कुल अल्प प्राण वर्ण, कुल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं?
15 4 19 और 11, पीछे कितने बच गए? 14 तो बचे, 44 हैं सारे, तो 14 ये हो जाएंगे, देख लो चाहिए। प्रत्येक वर्ग में 2, तो 5 वर्ग में कितने हो गए? 10। अरे दूसरा और चौथा 2 हो गए, ठीक है। 4 ये हो गए, कितने हो गए? तो कुल महाप्राण कितने हो गए? महाप्राण वर्ण कितने हो गए? 14। तो 30 ये 14 ये टोटल कितने हो गए? 44 का वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। 44 का वर्गीकरण क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। इस बात को समझ के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात को अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा वर्ण कौन सा है, ठीक है। चलो, यहाँ कुछ बात रही नहीं है, ठीक है, हो गया। हाँ, कुल अलपप्राण और महाप्राण देख लीजिएगा। सभी स्वर अलपप्राण ही होते हैं और ऊष्मीय वर्ण महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अलपप्राण होते हैं। ये बात अपने देख ली है। चलो, ये हमारा एक वर्गीकरण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक ऐसा वर्गीकरण और है छोटा सा, वो लिख देता हूँ जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए, लिख रहा हूँ, नाद, गूंज या कंपन के आधार पर। नाद, गूंज या कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। ये दो वर्गीकरण बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्णों का वर्गीकरण आपको यहाँ संधि में भी काम में आएंगे, संधि में भी काम में आएंगे। आपको पता होना चाहिए घोष अघोष कौन से होते हैं, अलपप्राण महाप्राण कौन से होते हैं। पूरे 44 वर्णों का वर्गीकरण है ये, ठीक है। नाद, गूंज या कंपन के आधार पे। नाद का मतलब गूंज या कंपन होती है, कंपन किन किन में होता है, किन किन में नहीं होता, उसके आधार पे ये कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के हो जाएंगे। पहला जो प्रकार रहेगा, जिनमें कंपन होता है उन्हें कहते हैं घोष। क्या कहते हैं? घोष कह दो या सहघोष कह दो, बात एक ही है। और जिनमें कंपन नहीं होता उनमें क्या होता है? उन्हें कहेंगे अघोष, अघोष वर्ण। और ये है सघोष वर्ण। एक घोष ये भी होता है, इस घोष का मतलब होता है बस्ती, बस्ती। तो 2 वर्गीकरण है हमारे सामने और दोनों को अच्छे से फिर दोबारा देख लेते हैं कि घोष कौन से होते हैं। परिभाषा लिख रहा हूँ घोष वर्ण की, घोष वर्ण की परिभाषा लिख रहा हूँ। क्या? कि जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होगा, हमारे स्वर तंत्र में, स्वर तंत्र मतलब कंठ, फेफड़े, मुख, इसमें जीभ में किसी प्रकार का कोई कंपन महसूस हो, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में, स्वर तंत्र समझ गए हमारा स्वर तंत्र, स्वर तंत्र में कंपन, गूंज या नाद उत्पन्न हो, कंपन या नाद उत्पन्न हो, नाद कंपन का ही नाम है, नाद या गूंज उत्पन्न हो, गूंज उत्पन्न हो, क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं परिभाषा, ठीक है। यहां लिखूंगा अघोष कौन से होते हैं? जिनमें नाद, गूंज या किसी प्रकार का कोई कंपन महसूस नहीं होता है। पहले परिभाषा लिख रहा हूं, उसके बाद में इनको समझेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, गूंज या कंपन उत्पन्न नहीं हो, क्या कहलाएंगे? स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं हो, क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। बोर्ड पे देखो, वही बात लिख रहा हूँ, एक वर्ग समझा रहा हूँ, बाकी वर्ग घर पे जाके समझना, घर पे बैठे हो। ये लो, एक वर्ग है, पहला तीसरा, इसमें सारे 5 के 5 वर्ण आ चुके हैं। सोचो, लास्ट वाले 3 देखो और शुरू वाले 2 को अलग देखो, पहला दूसरा और लास्ट वाला तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। अब सुनो, कै ख, किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं हो रहा, कै ख ऐसे रूखापन, बिल्कुल रूखापन महसूस हो रहा है मुख में, कंपन नहीं है, कै ख। बोलो ग ग अंग, गले में कंपन, ग ग अंग, कै ख ग ग अंग, हो रहा है ना। तो पहला और दूसरा तो क्या है? कंपन, बिना कंपन के, और तीसरा चौथा पांचवा क्या है? कंपन वाले हैं। तो यहाँ वर्गों में क्या लिखूंगा?
वर्गों में एक लाइन लिख रहा हूं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है? घोष होता है सर, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा में क्या हो रहा है? कंपन या गूंज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, और इधर आ जाएगा क्या? प्रत्येक वर्ग का बच कौन सा गया? पहला दूसरा वर्ण। पहला दूसरा वर्ण क्या हो गया? घोष अघोष होता है, यानी कै और ख क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण। अंतस्थ किस में आएंगे? अंतस्थ किस में आएंगे? तो अंतस्थ इसी में आएंगे, सारे के सारे अंतस्थ इसी में आते हैं। अंतस्थ सारे के सारे इसी में आते हैं। अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण कौन है? ये, रे, ले, व। ये, रे, ले, व, ये सारे के सारे इसी में आएंगे। ये, रे, ले, व अंतस्थ वर्ण। ठीक है, और ऊष्मीय सर किस में आएंगे? अब ध्यान देना, ऊष्मीय नहीं लिख सकता मैं सारे, शुरू के 3 ऊष्मीय लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा, ये और ये। अब इसके साथ कौन था? है था, लेकिन वो इधर लिखना है। आई कहानी समझ में क्या? है जो है वो इधर उठा के इधर लिखना है, कुछ नहीं है वर्गीकरण में। अंतस्थ किस में आएंगे? अंतस्थ घोष होते हैं सर, कंपन हो रहा है, ये, रे, ले, व कंपन है। लेकिन श से में सूखापन, श है, बिल्कुल कोई कंपन नहीं है, इसलिए है बोलोगे तो कंपन है, इसलिए इस है को उठा के इधर लिखना है। तो मैं इसको लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, उस है को यहां से उठा के इधर लिख देते हैं। चलिए, ये यहां से उठा के इधर लिखना है, ये इसमें इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद में चलिए यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। आपने देखा अंतस्थ और ऊष्मीय, अलपप्राण और महाप्राण में दोनों क्या थे? अलग अलग थे। अलपप्राण और महाप्राण में दोनों क्या थे? अलग अलग थे। लेकिन यहाँ क्या है? अलपप्राण नहीं, घोष में या सैघोष बोलो, घोष का मतलब कंपन, सैघोष मतलब कंपन सहित। ठीक है, ये सारे कंपन वाले हैं। अंतस्थ व्यंजनों में कंपन होगा, ऊष्मीय के 3 में कंपन नहीं होता, चौथे में कंपन होता है में, और है को उठा के फिर घोष में रख दो, ये रख दिया। तो वर्गीकरण हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्वर किस में आएंगे सर? ये तो हमारा 33 का वर्गीकरण हो गया कंप्लीट। स्वर किस में आएंगे? स्वर आते हैं घोष में, क्योंकि स्वरों को बोलते इसमें कंपन होता है। स्वर अलप प्राण होते हैं और घोष होते हैं, सैघोष होते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्वर किस में आएंगे? अलप प्राण में आएंगे और सैघोष में आएंगे। स्वरों को बोलते समय स्वरों को बोलते समय कंपन गूंज उत्पन्न होती है। बोलो ए, आ, ई। गले में कंपन, ए, आ, ई, ऊ, गले में कंपन हो रहा है, इसलिए सभी के सभी स्वर किस में आएंगे? सभी स्वर किस में आएंगे? सभी स्वर किस में आएंगे? सभी स्वर किस में आते हैं? 11 स्वर होते हैं, सारे के सारे किस में लिखोगे? सैघोष में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अब देख लो, सभी स्वर सैघोष होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आंकड़ा लिख रहा हूँ। क्या आंकड़ा? वही जो अभी लिख रहा हूँ, गिनती करो। गिनती करोगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा, यानी प्रत्येक लाइन में 3, तो 5 लाइनों में 15। 15 ये हैं, ये कितने हैं? 4, ये एक है भी तो इधर आ गया, ये 11 हो गए। तो कितने हो गए कुल? सैघोष वर्ण कितने होते हैं? सैघोष वर्ण कितने हैं? 15 4 19 20 और 11 33। 44 में से 33 ही आ गए, तो पीछे कितने बच गए? सॉरी 31। 33 नहीं है भाई, सैघोष वर्ण हो गए 31। 15 4 19 और 20 और 11 31। पीछे कितने बच गए? 13। देख लो आप, 13 ही होंगे। ये कितने हैं? 10। प्रत्येक लाइन में 2, तो 5 लाइनों में 10, और ये 3 हो गए, तो कितने हो गए? 13। तो अघोष वर्ण कितने होते हैं? अघोष कितने होते हैं? 13। 13 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। टोटल हो चुके हैं 44। टोटल हो गए हैं 44। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर मेनली अपने को इतना ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाए कि छोट में अगर मैं लिखूं कोई ट्रिक, तो ये लिख सकता हूँ कि एगोस्ट का जो कोड होता है वो 345 ध्यान में रखना है, और इसका जो कोड होता है वो 12 ध्यान में रखना है। 12 12 कोड ध्यान में, 12 का मतलब पहला दूसरा, और 345 का मतलब तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तो कोड ध्यान, अलप्राण का 135, महाप्राण का 24। अलप्राण का 135, महाप्राण का 24। एगोस का 345, घोष का 345, घोष का 12। ये कोड आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, और बाकी सभी को पता ही होता है। ठीक है, चलिए अब एक बात यहाँ पे शॉर्टलाइज कर देता हूँ इस मैटर को। क्या लिखूंगा? इस मैटर को लिखूंगा कि अलप प्राण
अलग प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ, सभी, स्वर, ये अलग प्राण। सिंपल सी बात। महाप्राण कौन से होते हैं? पहला दूसरा उसमें आ गया तो दूसरा, चौथा अंतस्थ उसमें आ गया तो उसमें इसमें आ जाएगा, ये लो अलग प्राण। और महाप्राण श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण कंप्लीट, ठीक है। और श्वास गूंज के आधार पे देखूंगा तो घोष किसे कहेंगे, घोष कह दो या सहघोष कह दो, घोष या सहघोष कह दो, तो वो किस में आएंगे? सर घोष का कोड हमें याद है 345, यानी तीसरा चौथा पांचवा। सर इसमें अंतस्थ आते हैं सारे के सारे, यानी अंतस्थ नहीं याद करोगे आज के बाद, ये ऐसे याद करोगे। घोष होते हैं कौन कौन? य रह है 5, य रह है ये 5, ये तो 4 अंतस्थ आ गए और है को एक साथ और जोड़ा था, ठीक है। और ए घोष कौन से होते हैं? अच्छा घोष में सभी स्वर भी तो आते हैं, सभी स्वर, ठीक है। ए घोष में कौन आता है? ए घोष में आता है कौन? तीसरा चौथा पांचवा उधर आ गया तो पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण इसमें आएगा। और तो क्या बच गया? ठीक है, पहला दूसरा और तीनों जो सह बच गए थे वो एगोस होते हैं, ये भी तो अपने को ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया नाद के आधार पे और ऊपर वाला हो गया श्वास वायु के आधार पे। सिंपल सा वर्गीकरण है, याद रखना है आपसे। पेपर में तो क्या संधि में जाके मैं ये बात करूंगा कि उसके बाद विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ जाए, तो विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ गया। अब आपको घोष पता होना चाहिए क्या होते हैं, यह रह होते हैं, यह है होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा भी होता है। तो इस प्रकार से मैं आगे जाके संधि में ये काम भी करूंगा, ठीक है। तो आपको अभी से ये बात याद रहनी चाहिए। चलिए हमारा वर्ण विचार पूर्ण रूप से हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वर्ण विचार पूर्ण रूप से हो गया कंप्लीट। अब आप एक बात ध्यान रखोगे कि इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके अलावा हिंदी संभव नहीं है आगे। ये एक मूलतः बेसिक टॉपिक होता है, ज्ञान होना चाहिए वर्ण विचार का, ठीक है। तो वर्ण विचार हमारा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई एक दो लाइनें में बातें रह गई हैं तो अपने चलते टॉपिक में साथ में पढ़ लेंगे। अब इसके अलावा हमने जो बातें, अब वर्ण विचार हमारा कंप्लीट हो गया, व्याकरण के 3 अंग बताए थे और तीनों अंग हमारे, उसमें पहला अंग हमने कर लिया है कौन सा? वर्ण विचार। उसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार। तो कल हमारा जो नेक्स्ट क्लास का जो एपिसोड रहेगा वो शब्द विचार का रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही एक सूचना दे दी थी और दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा ये है कि नाना क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए जो रीड के बच्चे हैं उनके लिए, और एक कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक है। ट्रिपल बेनिफिट का कोर्स है, रिवाइज क्लास है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, टेस्ट भी है, और पीडीएफ की पैनल पीडीएफ भी होगी। अदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो सारी की सारी उसमें हिंदी की मेरी क्लासेस अपलोड होने वाली हैं। तो हिंदी का अगर कोई बैच है तो उसमें आप देख सकते हैं, पूरा रीड का पूर्ण रूप से बैच है, पूर्ण सिलेबस पर आधारित वो बैच है, आप उसको ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो घर पे बैठ के आराम से उसका अध्ययन कीजिए। तो आप अगर तन्मयता के साथ उसको पूर्ण रूप से सिलेबस कर लोगे तो आप लगभग सिलेक्शन के आप ऊपर ही चले जाओगे। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करूंगा, कल अपने शब्द विचार की तरफ बढ़ेंगे। कैसी रही क्लास आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। धन्यवाद।